नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसे विश्व के इतिहास के अंदर सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है। पाब्लो की अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने कोलंबिया की राजनीति में आने के लिए देश का करीब $10 बिलियन से भी ज्यादा जो कर्ज था वो चुकाने की बात कही थी। चलिए जानते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसके पास कभी स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन गया। पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनके पिता किसान थे और इनकी जो माता थी वो एक टीचर थी। लेकिन पाब्लो का बचपन मेडेलिन के अंदर बीता और जब पाब्लो अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाता है तो उसने अपने स्कूल की जो पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़। यही वो समय था जब उसने कब्र के ऊपर लगे कीमती पत्थरों को चुराकर बेचना शुरू कर दिया और अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत करता है। लेकिन पाब्लो एस्कोबार के जो भाई है वो मानते हैं कि यह बात सही नहीं है। उनको वो जो पत्थर है वो कब्रिस्तान के मालिकों द्वारा बेचे जाते थे। आते दिनों के अंदर उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया और वो 20 साल का था तब पूरी तरह से एक अपराधी बन चुका था। पाब्लो इस क्राइम की दुनिया के अंदर आगे बढ़ता रहा और उसने पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। 22 वर्ष की उम्र तक वो गरीबी और गुमनामी से ऊपर उठकर कोलंबिया के सबसे अमीर आदमियों से एक बन गया। 1975 के अंदर मेडेलिन में ड्रग तस्कर फेबियो रेस्ट्रेपो की हत्या कर दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह हत्या जो है पाब्लो के कहने पर ही हुई थी, जिसके बाद जो पाब्लो है इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। पाब्लो ने ड्रग तस्करी का धंधा इतना ज्यादा फैलाया और उससे इतना पैसा कमाया कि जिस तरह किसी ने सोचा भी नहीं। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार के अनुसार पाब्लो इस धंधे में इसलिए उतरा क्योंकि वो कोकीन की तस्करी करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था और उस टाइम जो है कोई बड़ा ड्रग कार्टेल भी नहीं था। 1976 के अंदर पाब्लो ने मेडेलिन ड्रग कार्टेल की स्थापना की जो कोकीन सप्लाई का धंधा करता था। ऐसा बताया जाता है कि पाब्लो ने पहली बार करीब 30 पाउंड की ड्रग बेची थी। इसके बाद उसने सबसे पहले प्लेन के टायरों में ड्रग को भरकर इसकी तस्करी की और हर पायलट को 5 लाख पाउंड तक देता था। जो जितनी ज्यादा ड्रग की सप्लाई करता था उसको उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाता था। पाब्लो की ड्रग तस्करी का धंधा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने के लिए एक प्राइवेट प्लेन भी खरीदा। यहाँ तक कि उसने कोकीन को इकट्ठा करने के लिए वेयर हाउसेज भी बनाए थे। इसके अलावा पाब्लो ने ड्रग तस्करी के लिए पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया। मान लगाया जाता है कि 1980 के दशक में पाब्लो हर महीने जहाज से करीब 70 से 80 टन कोकीन जो है कोलंबिया से यूएसए भेजता था। एक बार पाब्लो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उसने जजों को रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। कई महीनों तक उन पर मुकदमा चलाया जाता है और एक दिन उसने उन अधिकारियों को मार डाला जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन उसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है। पाब्लो ने ऑफिसरों से निपटने का एक तरीका निकाल लिया था कि अगर कोई रिश्वत लेता है तो ठीक है उसे दे दो, लेकिन अगर कोई रिश्वत नहीं लेता है और उनके खिलाफ जाता है तो वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। पाब्लो जो है दुनिया भर के कोकीन व्यापार का 80% से भी ज्यादा हिस्सा जो है सप्लाई करता था। माना जाता है कि जो पाब्लो है वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना चाहता था, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि जब पाब्लो को लगा कि अब उसे कोलंबिया और यूएसए की जो सरकारें हैं वो नहीं छोड़ेगी, बचने के लिए उसके पास एक ऑप्शन था कि वो अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले तो वो बच सकता है। इसके बाद पाब्लो ने राजनीति में एंट्री की और उसने कोलंबिया की लिबरल पार्टी जो है इसका सपोर्ट किया। 1982 में कोलंबिया की कांग्रेस ने उसे एक अल्टरनेटिव मेंबर के रूप में चुना, पर वो लंबे समय तक वहां पर टिक नहीं पाया और उसने राजनीति को छोड़ दिया। तो पैसा उसने कमाया था उसके पीछे की सच्चाई किसी से भी छिपी नहीं थी। सभी को पता था कि ये जो पैसा है वो उसने कमाया है वो इलीगल तरीके से कमाया, लेकिन जो लोग थे वो उससे डरते थे। इस कारण जो कोलंबिया के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो इन ड्रग तस्करी करने वाले लोगों को अमेरिका को सौंप देंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब वो रैली कर रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे भी जो है पाब्लो का ही हाथ बताया जाता है। पाब्लो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ड्रग लॉर्ड माना जाता है, जो हर हफ्ते कई टन से भी ज्यादा जो है कोकीन की सप्लाई करता था और उसकी जो वैल्यू थी करीब $400 मिलियन से भी ज्यादा। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार के अनुसार पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसने जो पैसों को दीवारों के बीच चिनवा दिया था। वो सिर्फ नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए हर महीने करीब $2500 से भी ज्यादा जो है रबर बैंड पर खर्च कर देता था। पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसे फोर्ब्स मैगजीन ने भी अरबपतियों की लिस्ट में जगह दी थी। आप लोगों को जब ये एहसास होता है कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा तो उसने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी कि अगर इन शर्तों को सरकार मानती है तो वो सरकार के सामने सरेंडर कर दे। पहली शर्त थी कि उसे सरेंडर करने के बाद अमेरिका को ना सौंपा जाए और दूसरी शर्त थी कि वो अपनी बनाई हुई प्राइवेट जेल में ही रहेगा। पाब्लो 1991 के अंदर गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर देता है और जिसके बाद उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। पाब्लो की उस जेल के अंदर वो हर सुविधा उपलब्ध थी जो एक होटल के अंदर होती है, लेकिन पाब्लो ने वहां रहते हुए भी बैठे बैठे कई लोगों की हत्याएं करवा दी, जिसके बाद सरकार ने उसे कहीं दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट करने की योजना बनाई। लेकिन पाब्लो को इस योजना के बारे में पहले ही पता चल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो जो है अपने साथियों के साथ भागते हुए मारा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया और यूएसए की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन फिर भी पाब्लो जो है मेडेलिन के गरीब लोगों के लिए एक हीरो था। उसने वहां के लोगों के लिए चर्च बनवाए, सोशल एक्टिविटी के जरिए लोगों के अंदर पैसा बांटा और उसने जिन लोगों के पास घर नहीं था उनको घर भी दिया। वहां के लोगों में जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन क्या हम लोग एक ऐसे आदमी को रॉबिन हुड या फिर हीरो मान सकते हैं जो न जाने कितने हजार लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था? ऐसा माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार करीब 4000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था।